प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं को विवेकानंद स्कूल निमकाथाना की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, अपने पिछले लेसन में कौन चल रहा था अपना पौधों में अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन में अपना पॉइंट हो चुका था। फर्स्ट जो पॉइंट था वो था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्रिय छात्रों, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में 4 अपन ने मेथड पढ़ चुके थे और चारों मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट था तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। सेकंड पॉइंट था जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। थर्ड जो पॉइंट था वो था पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। और फोर्थ जो था वो था पत्र प्रकलिकाओं या बुलबिल्स द्वारा कायिक प्रवर्धन। इस प्रकार से अपन ने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में 4 मेथड या विधियां पढ़ चुके थे। आज सेकंड अपन ने मेथड लेते हैं, और सेकंड जो मेथड है अपना वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो 2 नंबर पे अपना पॉइंट है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसको अपन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। प्रिय छात्रों, इस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में मानव का योगदान होता है। इस विधि के द्वारा मानव अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए वाणिज्यिक उत्पादन करता है, अर्थात जो फल उत्पन्न करने वाले पादप होते हैं उनको अधिक संख्या में उत्पन्न करता है। सीधा मतलब ये है, इस विधि का उपयोग सामान्यतः बागवानी का मतलब होता है फलदार पादप उत्पन्न करना, फलदार पादप उत्पन्न करना। तो इस विधि का उपयोग जनरली बागवानी में किया जाता है। प्रिय छात्रों, आपने देखा होगा कि जो नर्सरी वगैरह होती हैं, ग्राफ्टेड जो प्लांट आपने सुना होगा, जो बहुत कम समय के अंदर फल उत्पन्न करते हैं, फल देने लग जाते हैं। और आजकल देखा होगा घरों के अंदर छोटे छोटे पेड़ होते हैं, गमले के अंदर लगे होते हैं, और वो छोटा सा पादप ही क्या देने लगता है, फल देने लगता है, जिनको अपन ग्राफ्टेड प्लांट कहते हैं। इन ग्राफ्टेड प्लांट का उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। क्लियर छात्रों? इसके बाद में अपन देखते हैं कि कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है, इस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में 3 विधियां मुख्यतः काम में ली जाती हैं। कितनी विधियां काम में ली जाती हैं? 3 विधियां।
और 3 विधियां कौन कौन सी हैं? उसमें फर्स्ट है कर्तन। फर्स्ट जो विधि है वो है कर्तन, जिसको अपन कटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग। सेकंड जो है वो है दाब विधि। दाब विधि, और दाब विधि को अपन कहते हैं लेयरिंग मेथड। तीसरा है वो है रोपण विधि। रोपण विधि, और रोपण विधि को अपन कहते हैं ग्राफ्टेड। ग्राफ्टेड या ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग। इस प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधियां हैं। 3 विधियों में फर्स्ट है कर्तन, जिसको अपन कटिंग कहते हैं। दूसरी विधि है दाब विधि, जिसको लेयरिंग कहते हैं। और तीसरी है रोपण विधि, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये जो 3 विधियां होती हैं, इन 3 विधियों के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है। क्लियर छात्रों? इसमें सबसे पहले अपन ने फर्स्ट विधि लेते हैं, और जो फर्स्ट विधि है वो है कर्तन विधि। कौन सी विधि? कर्तन विधि। देखिए, कर्तन विधि 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी? देखिए, इसमें अपन फर्स्ट ले सकते हैं। फर्स्ट है अपनी स्तंभ कर्तन, और सेकंड है मूल कर्तन। देखिए, कर्तन विधि में जो प्रकार है वो डिपेंड करते हैं कि पादप का कौन सा भाग आपने काम में लिया है, पौधे के किस भाग के द्वारा आपने नए पौधे को उत्पन्न किया है। उसके आधार पर इस विधि को 2 भागों में बांट देते हैं अपन। एक है स्तंभ कर्तन, दूसरा है मूल कर्तन। अब बात आती है कर्तन किसे कहते हैं? कर्तन, कटिंग किसे कहते हैं? पौधे के जिस भाग या जिस टुकड़े या जिस अंग, पौधे के जिस भाग या अंग या टुकड़े का उपयोग नए पादप को विकसित करने में काम में लिया जाता है, किया जाता है उस भाग या टुकड़े को कर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने पौधे के तने का टुकड़ा लिया है तो उसे कह देंगे स्तंभ कर्तन। यदि आपने पौधे के जड़ का भाग लिया है तो उसे कह देंगे मूल कर्तन। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने कर्तन को 2 भागों में बांट दिया। एक को कह दिया स्तंभ कर्तन, एक को कह दिया मूल कर्तन। इसमें फर्स्ट लेते हैं अपन स्तंभ कर्तन। इसमें फर्स्ट आ जाएगा स्तंभ कर्तन, जिसको अपन स्टेम कटिंग भी कहते हैं। स्टेम कटिंग। प्रिय छात्रों, इस विधि में अपन क्या करते हैं कि एक वांछित लक्षण वाले पौधे के स्तंभ का, वांछित लक्षण, अच्छे लक्षण वाले पौधे के स्तंभ का छोटा टुकड़ा या भाग लेते हैं और उस छोटे भाग को गीली या नम मिट्टी में, जिसमें गीली या नम मिट्टी में उसे लगा देते हैं। कुछ समय के बाद
कुछ समय के बाद उस रोपित भाग से अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और कुछ समय के बाद वो एक नए पौधे का रूप ले लेता है। इस प्रकार से इस विधि के अंदर कौन कौन से पौधों में नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, कौन कौन से पौधों के अंदर स्तंभ कर्तन करवाया जाता है, उसका एग्जाम्पल है गन्ना, अंगूर, गन्ना है, अंगूर है, बोगेनविलिया, इसके अलावा गुलाब आदि पौधों के अंदर गन्ना है, अंगूर है, बोगेनविलिया है, गुलाब है, इन सब के अंदर अपन पौधे के स्तंभ का टुकड़ा लेकर के और नया पौधा उत्पन्न करते हैं। देखिए, इस स्तंभ कर्तन में या स्तंभ कर्तन जो विधि है, इसमें नए पौधे का विकास किस पर निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करेगा? ये एक तो करता है कर्तन की लंबाई पर। आप पौधे के तने का जो टुकड़ा ले रहे हो उसकी लंबाई कितनी है, अधिक लंबा भी नहीं होना चाहिए और अधिक छोटा भी नहीं होना चाहिए, यानी उसकी जो लंबाई है वो मीडियम साइज होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद में आता है जो जिस पौधे का आपने कर्तन लिया है, जिस पौधे का आपने भाग लिया है, उस पौधे की उम्र, आयु भी निर्भर करती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो मात्र पादप है, मात्र पादप की आयु आपने देखा होगा कि जो अधिक उम्र का पादप होता है उसमें प्रस्फुट होने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो पौधा युवा होना चाहिए, कम उम्र का होना चाहिए, तो उसमें अपस्थानिक कलिकाएं जल्दी प्रस्फुटित होती हैं। तो मात्र पादप की आयु। इसके अलावा रोपण करते समय, रोपण करने का वातावरण, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप तने के भाग को रोपित करोगे, नम मिट्टी में दबाओगे, उस समय यह देखा जाता है कि वातावरण में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा गीली मिट्टी होनी चाहिए। यदि सूखी मिट्टी के अंदर आप इस टुकड़े को लगा दोगे तो उसका अंकुरण नहीं होगा, और अंकुर नहीं होगा तो कुछ समय के बाद में वो टुकड़ा सूख करके क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि स्तंभ कर्तन सामान्यतः कौन कौन से पौधों में काम में लिया जाता है। तो गन्ने के अंदर काम आता है, अंगूर में आता है, बोगेनविलिया में आता है, गुलाब में आता है। इसका आपने देखा होगा, गन्ने की जब अपने फसल करते हैं तो जो गन्ना होता है, इस प्रकार से ये गन्ना है, ये गन्ना है, ये गन्ना है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये गन्ने की क्या है? पर्व है, इसको क्या बोलते हैं? पर्व। और ये क्या कहलाता है? पर्व संधि। क्या कहलाता है? ये पर्व संधि। इसको क्या करते हैं अपन? मिट्टी में दबा देते हैं। और ये इसका क्या है? स्तंभ है। गन्ने का क्या है? स्तंभ। क्लियर? जब इसको गिल्ले मिट्टी में दबाएंगे तो पर्व संधि से नीचे की ओर क्या निकलेंगे? इसमें जड़ें निकलेंगी। क्या निकलेंगी? जड़ें। और ऊपर की ओर क्या बनेगा? प्रैरोप है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जब तने की पर्व संधियां गीली मिट्टी में दबी होती हैं तो उनसे ऊपर की ओर प्रैरोह विकसित होता है, और प्रैरोह उत्पन्न होकर के एक नए पौधे का रूप ले लेता है। इसे कहते हैं अपन स्तंभ कर्तन। सेकंड आता है अपना मूल कर्तन। क्या आता है? मूल कर्तन। सेकंड जो पार्ट है अपना वो है मूल कर्तन। सेकंड मूल कर्तन।
जिसको अपन रूट कटिंग कहते हैं। देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, इस विधि में अब तने के स्थान पर पौधे के किस भाग का उपयोग करेंगे, जड़ का। इसमें अपन क्या करेंगे कि किसी भी अच्छे लक्षणों वाले पौधे की जड़ लेंगे, जड़ का एक छोटा टुकड़ा लेंगे और उस छोटे टुकड़े को गीले मिट्टी में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर उसको गड़ा देते हैं। इस प्रकार से मिट्टी में उसको गड़ा देंगे, खड़ा गड़ाएंगे, उसको गीले मिट्टी में दबाएंगे, जिससे ये जो जड़ का पार्ट है ये प्रस्फुटित होगा और प्रस्फुटित होकर के एक नए पौधे में बदल जाएगा। ऊपर की तरफ ये प्रैरोप है विकसित होगा और नीचे की तरफ इधर से क्या उत्पन्न होने शुरू कर देंगी, जड़। इस प्रकार का जो जनन है वो सामान्यतः किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल कौन से पौधे में मूल कर्तन पाया जाता है, ये है नींबू, अमरूद, सेब, इसके अलावा चेरी। इस प्रकार से जो एग्जाम्पल है, नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है, इन पौधों के अंदर जड़ के द्वारा नए पौधे का विकास किया जाता है। जड़ का टुकड़ा लिया जाता है, गिल्ली मिट्टी में उसे दबाया जाता है और एक नए पौधे का विकास किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, मूल कर्तन। इस प्रकार से कर्तन के द्वारा नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं और सामान्यतः इस प्रकार की विधि का उपयोग जो फलदार पादप होते हैं इनको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट जो आपकी विधि है वो कंप्लीट है। सेकंड अपन लेते हैं और सेकंड आएगा अपना दाब विधि या जिसे अपन लेयरिंग मेथड कहते हैं। सेकंड है वो है दाब विधि। इसे अपन लेयरिंग कहते हैं, LAYERING, लेयर, दाब विधि। देखिए ये जो दाब विधि है इसमें क्या करते हैं, पादप की शाखा या स्तंभ को मुख्य पौधे से पृथक या अलग किए बिना अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न की जाती हैं। कौन सी जड़ें उत्पन्न की जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न की जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होने के बाद उस शाखा या स्तंभ को मुख्य पौधे से अलग कर लिया जाता है। दाब विधि में मुख्यतः यह देखा गया है कि जो शाखा होती है या स्तंभ होता है उसको पौधे से अलग करने से पहले उनसे अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न की जाती हैं और जब जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं उसके बाद उस शाखा या स्तंभ को मुख्य पौधे से अलग कर लिया जाता है। क्लियर। इस विधि में मुख्यतः दो विधियां काम में ली जाती हैं और दो विधियां कौन सी हैं। सबसे पहले जो विधि आती है वो है टीला दाब। इसकी पहली विधि अर्थात दाब विधि को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। एक है टीला दाब और सेकंड जो विधि है वो है गुट्टी या वायु दाब विधि।
गुट्टी या वायुदाब विधि। इसमें अपन पहले ही लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं अपन टेला दाब विधि। टेला दाब विधि, देखिए इस विधि का उपयोग सामान्यतः उन पौधों में काम में लिया जाता है जिनकी शाखाएं कैसी हो, कोमल हो, नीचे की ओर झुकी हो। क्या कह रहा हूं? वे पौधे जिनकी शाखाएं कोमल हो, नीचे की ओर झुकी हो, उन पौधों के अंदर कौन सी विधि काम में लेते हैं? टेला दाब विधि। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में मान लीजिए ये जमीन है, धरातल है, धरातल से ये पौधे की शाखाएं निकल रही हैं, ये शाखाएं हैं, ये सीधी शाखाएं निकल रही हैं। इन शाखाओं में से वे शाखा जो कोमल हो, नीचे की ओर झुकी हो, उन शाखाओं को नीचे झुका लेते हैं। इन शाखाओं को नीचे झुका लेंगे इस प्रकार से, और यहां पर पत्तियां निकली होंगी इसके शाखा के, ये पत्तियां निकली हुई, ये शाखा है। ये जो शाखा है, इस शाखा को आपने मिट्टी पे टिका दिया। टिकाने के बाद इसे मिट्टी से ढक देते हैं। इसे ढक देंगे मिट्टी से ढक देंगे, और उसके ऊपर धीरे धीरे क्या डालेंगे? जड़ डालेंगे। इस प्रकार से इसको मिट्टी के द्वारा दबा दिया गया। इसमें मेन बात यह है कि जिस शाखा को आप दबाते हो, जिस शाखा को गीली मिट्टी में दबाते हैं, उसमें क्या होनी चाहिए? पर्वत संधि। थोड़े समय बाद इन पर्वत संधियों से क्या निकलती हैं? जड़ें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? जड़ें। जब जड़ें निकल जाती हैं, उसके बाद इस शाखा को मुख्य पौधे से अलग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद